आंख की किरकिरी 15वां भाग। महेंद्र कहाँ चला गया? इस आशंका में राजलक्ष्मी का खाना पीना सोना सब छूट गया। साधुचरण संभव असंभव सभी जगह उसे ढूंढते फिर रहे हैं। कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है। इतने में महेंद्र विनोदिनी को साथ लेकर कलकत्ता आ गया और पटल डांगा में एक किराए के मकान में विनोदिनी को रखकर वो अपने घर पहुंचा। माँ के कमरे में जाकर उसने देखा कमरे में अंधेरा है। लैंप की पत्ती बिल्कुल नीची करके उसके आगे गत्ते से आड़ कर दी गई है। राजलक्ष्मी रोगी की तरह बिस्तर पर पड़ी हैं और आशा उनके तलवों पर धीरे धीरे हाथ फेर रही है। इतने दिन बाद बहू को सास के चरणों पर अधिकार मिला है। महेंद्र के आते ही आशा चौंक कर उठ खड़ी हुई और तुरंत बाहर चली गई। महेंद्र ने जबरदस्ती अपनी सब दुविधाओं को दूर करते हुए कहा, माँ, यहाँ मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं होती। मैंने कॉलेज के पास एक कमरा ले लिया है, अब मैं वहीं रहा करूँगा। राजलक्ष्मी ने अपने बिस्तर के एक किनारे की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, तू बैठ तो सही जरा। महेंद्र संकोच के साथ बिस्तर पर बैठ गया। राजलक्ष्मी ने कहा, बेटा, तेरी जहाँ तबीयत आए तू वहीं रह, पर मेरी बहू रानी को मत सता। महेंद्र चुप बैठा रहा। राजलक्ष्मी कहती गई, मेरी तकदीर ही फूटी है, इसी से मैं ऐसी लक्ष्मी बहू को नहीं पहचान सकी। कहते कहते उनका गला रुक आया। बोली, पर तूने उसे इतने दिन जानकर, इतना लाड़ प्यार करके अंत में इतने दुख में कैसे डाल दिया। कहते कहते उनसे रहा नहीं गया, वो रोने लगी। महेंद्र वहां से भाग सके तो जी जाए, किंतु भाग न सका। माँ के बिस्तर पर एक किनारे से अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा। बहुत देर बाद राजलक्ष्मी ने कहा, आज रात को तो तू यहीं रहेगा ना? नहीं। कब जाएगा? अभी। राजलक्ष्मी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ गई। बोली, अभी? एक बार बहू से अच्छी तरह मिलके भी नहीं जाएगा? महेंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। राजलक्ष्मी बोली, बहू के ये कई दिन कैसे कटे हैं, सो क्या तू जरा भी नहीं समझ सकता? अरे ओ निर्लज्ज, तेरी निष्ठुरता से मेरी छाती फटी जा रही है। इतना कहकर राजलक्ष्मी कटी हुई डाली की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। महेंद्र माँ के बिस्तर पर से उठकर बाहर चला गया और बहुत धीरे धीरे दबे पांव झीने से चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में पहुंचा। वो नहीं चाहता था कि आशा से उसकी भेंट हो। महेंद्र ने ऊपर जाते ही देखा उसके कमरे के सामने जो पटी हुई छत है, आशा वहीं जमीन पर पड़ी है। उसे महेंद्र के आने की आहट नहीं मालूम हुई थी। अब सहसा उसे अपने सामने खड़ा देख वो जल्दी से अपने कपड़े संभालती हुई उठ के बैठ गई। इस समय महेंद्र यदि एक बार चुन्नी कहकर पुकारता तो उसी क्षण वो महेंद्र के समस्त अपराध स्वयं शिरोधार्य करके क्षमा प्राप्त अपराधिनी की तरह महेंद्र के पांव से लिपट कर अपने जीवन का समस्त रोना रो लेती। किंतु महेंद्र उस प्रिय नाम से न पुकार सका। उसने जितनी ही कोशिश की, इच्छा की, उतनी ही उसे वेदना होने लगी। इस बात को वो भूल न सका कि आज आशा से प्यार की बातें करना सारहीन परिहास मात्र है। उसे मुंह से सांत्वना देकर क्या होगा, जबकि विनोदिनी को त्यागने का रास्ता उसने अपने हाथ से एकदम बंद कर दिया है। आशा मारे संकोच के गढ़ी हुई बैठी रही। उठ के खड़े होने, चले जाने या और किसी प्रकार की गति की कोशिश तक करने में उसे लज्जा मालूम होने लगी। महेंद्र कोई बात न करके छत पर चहलकदमी करने लगा। कृष्ण पक्ष के आकाश में अभी तक चांद नहीं दिखाई दिया था। छत के एक कोने में छोटे से गमले में रजनीगंधा के 2 फूल खिल रहे थे। छत के ऊपर के अंधकारमय आकाश में जो नक्षत्र चमक रहे हैं, सप्तऋषि और कालपुरुष, उनमें से बहुत से अनेक रात्रियों के अनेक निभृत प्रेमाभिनय के नीरव साक्षी रहे हैं और आज भी वो निस्तब्ध रहकर देखते रहे। महेंद्र सोचने लगा, काश इधर बीच के कुछ दिनों की उथल पुथल को इस आकाश भरे अंधेरे से पोंछकर अगर पहले की तरह फिर इस खुली छत पर चटाई बिछाकर आशा के पास उसी तरह सहज स्वाभाविक भाव से बैठ सकता। काश कोई सवाल न होता, कोई जवाब न होता,
पहले का सा वही विश्वास, वही प्रेम और वही सहज आनंद होता। किंतु हाय, इतने बड़े संसार में ठीक उसी जगह लौटने का अब रास्ता ही नहीं रहा। इस छत पर आशा के पास चटाई के एक किनारे बैठने का अधिकार भी वो खो चुका है। अब तक विनोदिनी के साथ महेंद्र का बहुत कुछ स्वाधीन संबंध था। उसमें प्रेम करने का उन्मत्त सुख तो था, किंतु वो अविच्छेद बंधन नहीं था। और अब महेंद्र विनोदिनी को अपने हाथ से समाज वृक्ष से तोड़ लाया है। अब विनोदिनी को कहीं भी रखने की, कहीं भी लौटाने की जगह नहीं। अब तो महेंद्र ही उसका एकमात्र सहारा है। अब तो इच्छा हो या ना हो, विनोदिनी का सारा भार उसे ढोना ही पड़ेगा। ये सब बातें सोच सोचकर महेंद्र का हृदय भीतर ही भीतर पीड़ित होने लगा। छत के ऊपर का वो जीवन, वो शांति, बाधाहीन दाम्पत्य मिलन की वो एकांत निभृत रातें सहसा महेंद्र को बड़े आरामदेह मालूम होने लगी। किंतु वो सहज सुलभ सुख, जिस पर एकमात्र उसी का अधिकार है, आज महेंद्र के लिए दुराशा का स्वप्न बन गया है। चिर जीवन के लिए जिस बोझ को उसने अपने सिर पर उठा लिया है, उसे उतार कर एक क्षण के लिए भी अब वो आराम नहीं कर सकता। महेंद्र ने गहरी सांस ली और फिर वो आशा की तरफ देखने लगा। आशा अपने निस्तब्ध रोदन से छाती भरे हुए निश्चल बैठी थी और रात्रि के अंधकार ने जननी के आंचल की तरह उसकी लज्जा और वेदना को ढक रखा था। महेंद्र चहलकदमी करते करते सहसा रुककर खड़ा हो गया और मालूम नहीं क्या कहने के लिए एकदम आशा के पास आ खड़ा हुआ। आशा के सारे शरीर का खून उसके कानों में शब्द करने लगा। उसने अपनी आंखें मींच लीं। महेंद्र क्या कहने आया था, कुछ तय न कर सका। आखिर वो कह ही क्या सकता था, किंतु कुछ न कुछ कहे बिना वो लौट भी न सका। उसने कहा, चाबी का गुच्छा कहाँ है? चाबियों का गुच्छा रखा था गद्दी के सिरहाने के नीचे। आशा उठकर कमरे के भीतर गई। महेंद्र भी उसके पीछे पीछे गया। गद्दी के नीचे से गुच्छा निकालकर आशा ने महेंद्र के सामने रख दिया। महेंद्र उसे उठाकर अपनी अलमारी के ताले में एक एक चाबी लगाकर देखने लगा। आशा से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, इस अलमारी की चाबी तो मेरे पास नहीं थी। किसके पास चाबी थी, ये बात आशा के मुंह से नहीं निकली, किंतु महेंद्र समझ गया। आशा जल्दी से घर से निकलकर बाहर चली गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका रोना महेंद्र के आगे फूट न निकले। अंधेरी छत के कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह करके वो अपने उमड़ते हुए रोने को जी जान से रोकती हुई रोने लगी। किंतु ज्यादा देर रोने का समय नहीं था। अचानक उसे याद उठाई, महेंद्र के खाने का समय हो गया है। वो जल्दी से नीचे चली गई। राजलक्ष्मी ने आशा से पूछा, महेंद्र कहाँ है बहू? आशा ने कहा, ऊपर हैं। फिर तुम नीचे क्यों चली आई? आशा ने सिर झुकाए हुए कहा, उनका खाने का इंतज़ाम मैं कर रही हूँ बहू। तुम जाओ, ज़रा मुंह हाथ साफ करके ठीक से कपड़े पहन लो। तुम्हारी वो ढाके की साड़ी कहाँ है? पहनकर जल्दी आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बाल बांध दूँ। सास के लाड़ की आशा उपेक्षा नहीं कर सकती, किंतु इस साज सज्जा के प्रस्ताव से वो मारे शर्म के मर मिटी। मृत्यु की इच्छा करके भीष्म ने जैसे स्तब्ध होकर बाणों की वर्षा सही थी, आशा ने भी ठीक वैसे ही राजलक्ष्मी के द्वारा किए गए साज श्रृंगार को परम धैर्य के साथ अंगीकार कर लिया। सज धजकर आशा अत्यंत धीरे धीरे दबे पांव जीने से चढ़ती हुई ऊपर पहुंची। जीने के दरवाजे से झांक कर देखा, महेंद्र छत पर नहीं है। धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास जाकर देखा, कमरे में भी महेंद्र नहीं है। उसकी परोसी हुई थाली ज्यों की त्यों पड़ी है। चाबी के अभाव में अलमारी का ताला तोड़कर वो कुछ ज़रूरी कपड़े और कॉलेज की किताबें लेकर चला गया है। दूसरे दिन एकादशी थी। अस्वस्थ और क्लिष्ट शरीर लिए राजलक्ष्मी बिस्तर पर पड़ी थीं। बाहर बादल हो रहे थे और आंधी के से आसार दिखाई दे रहे थे। आशा ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया और धीरे से सास के पैरों के पास बैठकर उनके तलवों पर हाथ फेरती हुई कहने लगी, तुम्हारे लिए दूध और फल लाई हूँ माँ, उठ के खा लो। करुण मूर्ति पुत्र वधू की इस
अनभ्यस्त सेवा की चेष्टा को देखकर राजलक्ष्मी की सूखी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। वो उठ के बैठ गईं और आशा को गोद के पास बिठाकर उन्होंने उसके आंसुओं से भीगे हुए कपोल चूम लिए और पूछा, महेंद्र क्या कर रहा है बहू? आशा अत्यंत लज्जित हो उठी, धीरे से बोली, वो चले गए। राजलक्ष्मी ने कहा, कब चला गया? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। आशा ने सिर झुकाए हुए कहा, वो तो कल रात को ही चले गए थे। सुनते ही राजलक्ष्मी की मानो सारी कोमलता ही जाती रही। बहू के प्रति उनके लाड़ प्यार के स्पर्श में रस का लेश मात्र न रहा। आशा उस नीरव लांछना का अनुभव करके सिर नीचा करके चुपचाप वहां से चली गई। पहली रात को महेंद्र जब विनोदनी को पटलडांगा के मकान में छोड़कर अपने कपड़े वगैरह लेने घर गया था, विनोदनी तब कलकत्ते के विश्रामहीन जन तरंग के कोलाहल में अकेली बैठी हुई अपने विषय में विचार कर रही थी। दुनिया में उसके पनाह की जगह पर्याप्त तो उसके लिए कभी भी न थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि अगर एक और गर्म हो जाए तो दूसरी तरफ करवट बदल कर सो सके। आज वो जगह भी निहायत ही संकरी हो गई थी। जिस नाव पर सवार होकर वो प्रवाह में बही चली गई, उसके दाएं बाएं किसी भी तरफ जरा झुक जाने से पानी में गिर पड़ने की नौबत कभी भी आ सकती थी। लिहाजा बड़ी सावधानी से पतवार पकड़नी थी। जरा सी चूक, जरा सा हिलना डुलना भी मुहाल था। ऐसी हालत में भला किस औरत का कलेजा नहीं कांपता? पराये मन को मुट्ठी में रखने के लिए जिस चुहल की जरूरत है, जितनी ओट चाहिए, इस संकरेपन में उसकी गुंजाइश कहाँ? महेंद्र के एक बारगी आमने सामने रहकर सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फर्क इतना ही है कि महेंद्र के किनारे लगने की गुंजाइश है, विनोदिनी के लिए वो भी नहीं। अपनी इस असहाय अवस्था को वो जितना ही समझने लगी, उतना ही उसे बल मिलने लगा। कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिहारी को प्रेम निवेदित करने के दिन से ही विनोदिनी के धीरज का बांध टूट गया था। अपने जिस उमगे हुए चुंबन को वो उसके पास लौटा कर ले आई, संसार में और किसी के पास उसे उतार कर नहीं रख सकती। पूजा के चढ़ावे की तरह देवता के लिए उसे रात दिन ढोने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। उसका मन कभी हथियार डाल देना नहीं जानता। निराशा वो नहीं मानती। उसका मन बार बार उससे कह रहा था, ये पूजा बिहारी को कबूल करनी ही पड़ेगी। उसके इस अदम्य प्रेम से उसकी आत्मरक्षा की आकांक्षा आकर मिल गई। बिहारी के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं। महेंद्र को उसने अच्छी तरह समझ लिया था। उस पर टिकना चाहो तो वो भार नहीं सह सकता, छोड़ने पर ही उसे पाया जा सकता है। पकड़ना चाहोगे तो भाग खड़ा होना चाहता है। लेकिन औरत के लिए जिस एक निश्चिंत विश्वसनीय सहारे की नितांत आवश्यकता है, वो सहारा बिहारी ही दे सकता है। अब बिहारी को छोड़ने से उसका काम हरगिज नहीं चल सकता। गांव से आते वक्त विनोदिनी ने महेंद्र से कहकर स्टेशन से लगे हुए डाकघर में सूचना दिलवा दी थी कि उसके नाम की चिट्ठी पत्री आए तो कलकत्ते के नए पते पर भेज दी जाया करे। बिहारी उसके पत्र का बिल्कुल उत्तर ही न देगा, ऐसा विनोदिनी नहीं समझती थी। उसने अपने मन में कहा, मैं 7 दिन तक धीरज धर के चिट्ठी की प्रतीक्षा करूंगी, उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वो अंधेरे में खिड़की खोलकर गैस बत्ती से आलोकित कलकत्ते की ओर अन्यमनस्क दृष्टि से देखती रही। आज के संध्या काल में बिहारी इसी शहर में है। यहाँ से 2-1 सड़क और 2-4 गलियां पार करके अभी तुरंत उसके दरवाजे के आगे पहुंचा जा सकता है। उसके बाद वही पानी के नल वाला छोटा सा आंगन, वही जीना, वही सुसज्जित साफ सुथरा प्रकाशपूर्ण एकांत कमरा। वहाँ की निस्तब्ध शांति में बिहारी अकेला आराम कुर्सी पर बैठा होगा, और हो सकता है कि वो ब्राह्मण बालक भी पास बैठा हो। वो सुडौल सुंदर गौरवर्ण सरल मूर्ति बालक तस्वीर की किताब हाथ में लिए तल्लीन होकर उसके पन्ने पलट रहा होगा। एक एक करके संपूर्ण चित्र विनोदिनी की दृष्टि के आगे नाचने लगा और स्नेह से प्रेम से उसका सर्वांग परिपूर्ण पुलकित हो उठा। अभी चाहूँ तो अभी जा सकती हूँ। इस बात को सोचकर
अपनी इच्छा को गोद में लेकर छाती से लगाकर उससे वो खूब खेलने लगी। कुछ दिन पहले की बात होती तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो आगे बढ़ती, किंतु आज बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं। अब केवल वासना चरितार्थ करना ही सब कुछ नहीं, उद्देश्य सिद्ध करना होगा। विनोदिनी अपने मन में कहने लगी, पहले देख लूं बिहारी का कैसा उत्तर आता है, उसके बाद तय किया जाएगा कि किस रास्ते चलना ठीक होगा। बिना कुछ समझे बूझे बिहारी को परेशान करने जाना उसने उचित नहीं समझा और न उसे इतना साहस ही हुआ। इस तरह सोचते सोचते जब रात के 9-10 बज गए तब धीरे धीरे महेंद्र आ पहुंचा। इधर के कई दिन उसने अनिद्रा और अनियम के कारण उत्तेजित अवस्था में बिताए हैं। आज कृतकार्य होकर विनोदिनी को अपने अधीन घर में रखने के बाद अवसाद और शांति ने उसे अभिभूत कर डाला है। आज संसार और अपनी अवस्था के साथ लड़ने का बल मानो उसमें रहा ही नहीं। उसके संपूर्ण भाराक्रांत भावी जीवन की क्लांति मानो आज से ही उस पर हमला कर बैठी हो। बंद दरवाजे के पास खड़े होकर द्वार खटखटाने में महेंद्र को अत्यंत लज्जा मालूम होने लगी। जिस उन्मत्तता में उसने सारी पृथ्वी को कुछ नहीं समझा, वो उन्मत्तता आज कहाँ गई? आज रास्ते के अपरिचित लोगों की दृष्टि के सामने भी उसका सर्वांग संकुचित क्यों हो जाता है? भीतर नया नौकर सो रहा था। दरवाज़ा खुलवाने में उसे बड़े परेशानी उठानी पड़ी। अपरिचित नए मकान में अंधेरे में घुसते ही महेंद्र का मन दहल गया। माँ का लाडला बेटा महेंद्र हमेशा से विलास उपकरणों में पला था। आज इस नए मकान के नए आयोजन में उन बहुमूल्य उपकरणों का अभाव उस संध्या के अंधकार में अत्यंत परिस्फुट हो उठा। इन सब कमियों की उसे स्वयं पूर्ति करनी होगी, क्योंकि इसका भार एकमात्र उसी पर है। महेंद्र ने आज तक कभी भी अपने या पराये आराम के लिए चिंता नहीं की, किंतु आज से एक नवगठित असंपूर्ण गृहस्थी का सब कुछ उसी को करना पड़ेगा। जीने के आले में एक मिट्टी के तेल की ढिबरी उजाले की जगह सिर्फ जोर से धुआं उगल रही थी। उसे देखते ही महेंद्र सोचने लगा, कल ही लालटेन वगैरह का इंतजाम करना है। आंगन पार करके जीने तक का रास्ता नल के पानी से गंदा हो रहा था। महेंद्र ने मन ही मन कहा, कल ही राज बुलाकर आंगन ठीक कराना है। नीचे सड़क की तरफ के 2 कमरों में जूते के दुकानदार रह रहे थे। उन्होंने अभी कमरे खाली नहीं किए थे। इसके लिए मकान मालिक से लड़ना पड़ेगा। ये सब काम महेंद्र को खुद ही करने पड़ेंगे। ये सोचते हुए उसका मन शांति के बोध से व्यथित हो उठा। महेंद्र ने जीने के पास कुछ देर खड़े रहकर अपने को संभाल लिया और विनोदिनी से उसका जो प्रेम था उसे उत्तेजित कर लिया। उसने अपने को समझाया कि इतने दिन सारे संसार को भूलकर उसने जिसे चाहा था, आज वो उसे मिल गई है। आज दोनों के बीच कोई बाधा नहीं रही। आज उसके लिए आनंद का दिन है, किंतु कोई भी बाधा नहीं। यही तो सबसे बड़ी बाधा है। आज महेंद्र आप ही अपनी बाधा बन गया है। विनोदिनी ने महेंद्र को सड़क से आते हुए ही देख लिया था। देखते ही अपने ध्यानासन से उठकर उसने कमरे की बत्ती जला दी और एक कसीदा हाथ में लेकर सिर झुकाए उसे काढ़ने लगी। ये कसीदा काढ़ना विनोदिनी के लिए एक आवरण है। इसके अंतराल में मानो उसका कोई आश्रय हो। महेंद्र ने कमरे में घुसते हुए कहा, विनोद, यहाँ तुम्हें दिक्कत तो ज़रूर हो रही होगी। विनोदिनी ने कसीदा काढ़ते हुए ही कहा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। महेंद्र बोला, 2 ही 4 दिन में मैं पूरा असबाब और ज़रूरी चीज़ बस ले आऊँगा। तब तक के लिए तुम्हें और भी ज़रा तकलीफ उठानी पड़ेगी। विनोदिनी ने कहा, नहीं, ऐसा तुम हरगिज़ नहीं कर सकते। अब तुम्हें यहाँ कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। जो है यहाँ वही मेरे लिए ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। महेंद्र बोला, अभागा मैं भी क्या उस ज़रूरत से ज़्यादा में शामिल हूँ? विनोदिनी बोली, अपने को इतना ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। ज़रा विनय रखना अच्छा है। इस निर्जन दीपालोक में कार्यरत नतमस्तक विनोदिनी की आत्मसमाहित मूर्ति देखकर महेंद्र के मन में क्षण में फिर पहले जैसा मोह का संचार हो उठा। अपना घर होता तो महेंद्र विनोदिनी के पैरों के पास जा पड़ता, किंतु ये तो उसका घर नहीं, इसीलिए उससे ऐसा करते नहीं बना।
विनोदिनी आज असहाय है। एकांत रूप से वो महेंद्र की मुट्ठी में है। आज अपने को संयत न रखना महेंद्र के लिए बड़ी लज्जा और कायरता की बात होगी। विनोदिनी ने कहा, तुम यहाँ अपने कपड़े लत्ते और कॉलेज की किताबें क्यों ले आए? महेंद्र बोला, इन्हें जो मैं अपनी ज़रूरी चीज़ों में समझता हूँ, ये ज़रूरत से ज़्यादा वाली चीज़ों में नहीं है। विनोदिनी ने कहा, मुझे मालूम है, पर यहाँ ये सब क्यों? तुम्हारी बात तो ठीक है, यहाँ कोई ज़रूरी चीज़ शोभा नहीं दे सकती, किंतु विनोद, किताबें भले ही तुम उठाकर फेंक देना, मैं आपत्ति नहीं करूँगा, पर उनके साथ मुझे भी मत फेंक देना। ये कहते हुए उसने ज़रा आगे बढ़कर अपनी किताबों का बंडल विनोदिनी के पैरों के पास रख दिया। विनोदिनी ने बिना मुंह उठाए ही गंभीरता के साथ कसीदा काटते हुए कहा, लाला जी, यहाँ तुम्हारा रहना नहीं हो सकता। महेंद्र अपने तुरंत जगे हुए आग्रह के मुंह पर तमाचा सा खाकर व्याकुल हो उठा। गदगद कंठ से बोला, क्यों विनोद, क्यों तुम मुझे दूर रखना चाहती हो? तुम्हारे लिए सर्वस्व त्यागने के बाद भी क्या मुझे यही मिलेगा? विनोदिनी ने कहा, मैं अपने लिए तुम्हें सर्वस्व नहीं त्यागने दूंगी। महेंद्र कह उठा, अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। सारा संसार मेरे चारों तरफ से स्खलित हो चुका है। केवल तुम ही अकेली बची हुई हो विनोद, विनोद, विनोद। कहते कहते वो जमीन पर औंधा लेट गया और अत्यंत विहलता के साथ विनोदिनी से पैरों से लिपटकर उसके पद पल्लवों का बारंबार चुंबन करने लगा। विनोदिनी अपने पांव छुड़ाकर उठ के खड़ी हो गई। बोली, महेंद्र, तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी याद है? अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके महेंद्र ने अपने को संभाल लिया और कहा, याद है, प्रतिज्ञा की थी कि जैसी तुम्हारी इच्छा होगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करूँगा। अपनी उस प्रतिज्ञा की मैं रक्षा करूँगा विनोद। मुझे क्या करना होगा बताओ? विनोदिनी ने कहा, तुम्हें अपने घर जाकर रहना पड़ेगा। तो क्या मैं ही एकमात्र तुम्हारी अनिच्छा का शिकार हूँ विनोद? अगर यही बात थी तो तुम मुझे इस तरह क्यों खींच लाई? जो तुम्हारे भोग की वस्तु नहीं, उसका शिकार करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? सच सच बताओ विनोद, मैं क्या अपनी इच्छा से तुम्हारे हाथ पकड़ाई दिया हूँ, या तुमने जानबूझकर अपनी इच्छा से मुझे पकड़ा है? मुझे तुम अपनी खुशी का खिलौना बनाकर इस तरह खेलती रहोगी, ये भी क्या मुझे सहना पड़ेगा? फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता रहूँगा। जिस घर में मैंने अपने स्थान को पदाघात से नष्ट कर दिया है, मैं उसी घर में जाकर रहूँगा। विनोदिनी जमीन पर बैठकर फिर अपना कसीदा काटने लगी। महेंद्र कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से विनोदिनी के मुंह की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, निष्ठुर हो विनोद, तुम निष्ठुर हो। मैं बड़ा ही अभागा हूँ जो तुमसे प्यार कर बैठा। विनोदिनी कसीदे के इच्छाकृत गलती सुधारने के लिए बत्ती के पास जाकर बड़े ध्यान से डोरा ठीक करने लगी और महेंद्र का जी चाहने लगा कि वो विनोदिनी के पाषाण हृदय को अपने कठिन हाथों से जोर से मसल कर पीस डाले। उसकी इस नीरव निर्दयता और अविचलित उपेक्षा को प्रचंड आघात के बाहुबल से सदा के लिए परास्त कर दे। किंतु महेंद्र उस समय कमरे के बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर भीतर आकर बोला, मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ अकेले में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? विनोदिनी ने कहा, इसके लिए तुम जरा भी मत डरो। बुआ जी ने खेमी को निकाल दिया है। आज से वो यही काम करने लगी है। भीतर से दरवाज़ा बंद करके हम दोनों स्त्रियां यहाँ बेखटके रहा करेंगी। महेंद्र को भीतर ही भीतर जितना ही गुस्सा आने लगा, उतना ही विनोदिनी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता गया। उसकी इच्छा होने लगी इस अटल मूर्ति को वो ब्रज बल से छाती से चिपटा कर क्लिष्ट पिष्ट कर डाले, और इस निदारुण इच्छा से बच निकलने के लिए वो जल्दी से दौड़कर बाहर चला गया। रास्ते में घूमते घूमते महेंद्र प्रतिज्ञा करने लगा, विनोदिनी की इस उपेक्षा के बदले वो भी उसके प्रति उपेक्षा ही दिखाएगा। जिस अवस्था में इस विश्व जगत में विनोदिनी का एकमात्र भरोसा महेंद्र है, उस अवस्था में भी महेंद्र की ऐसी नीरव और निर्भय, ऐसी सुदृढ़ और सुस्पष्ट उपेक्षा
इतना बड़ा अपमान क्या कभी किसी पुरुष के भाग्य में बदा था? महेंद्र का गर्व चूर चूर हो गया, किंतु किसी भी तरह मरा नहीं। वो बार बार पीड़ित और दलित होने लगा। महेंद्र अपने आप से कहने लगा, मैं क्या इतना अपदार्थ हूं, इतना तुच्छ हूं? मेरे साथ ऐसी स्पर्धा का व्यवहार करने का उसे साहस कैसे हुआ? मेरे सिवा अब उसका और है ही कौन? सोचते सोचते सहसा ख्याल आया, बिहारी है। क्षण भर के लिए सहसा उसके हथपिंड का सारा रक्त प्रवाह मानो स्तब्ध हो गया। बिहारी के बूते पर ही विनोदिनी उसे अपने खेल का खिलौना बनाए हुए है। वो सोचने लगा, मैं तो उसका सिर्फ उपलक्ष्य मात्र हूं, कदम रखकर चढ़ने का सोपान हूं, कदम कदम पर पदाघात करने का स्थान हूं, बस और कुछ नहीं। बिहारी के बूते पर ही आज वो इतनी इठला रही है, उसी के भरोसे आज वो मेरी इतनी अवज्ञा करने की हिम्मत कर रही है। महेंद्र को संदेह होने लगा कि बिहारी के साथ विनोदिनी का जरूर पत्र व्यवहार चल रहा है और विनोदिनी को जरूर उसकी तरफ से कुछ न कुछ आश्वासन मिला है। तब फिर महेंद्र धीरे धीरे बिहारी के घर की तरफ चल दिया। जब उसने बिहारी के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया, तब ऐसी कुछ ज़्यादा रात नहीं हुई थी। कई बार कड़ा खटखटाने के बाद नौकर ने भीतर से दरवाज़ा खोल दिया और कहा, बाबू साहब तो यहाँ है नहीं। महेंद्र चौंक पड़ा। सोचने लगा, मैं बेवकूफ़ों की तरह जबकि सड़कों की धूल फांकता फिर रहा हूँ, बिहारी तब विनोदिनी के पास जाकर प्रेमालाप कर रहा होगा। इसी से विनोदिनी ने ऐसी रात में इस तरह निर्दयता के साथ मेरा अपमान किया है और मैं भी ऐसा ही खदेड़े हुए गधे की तरह वहां से भाग खड़ा हुआ। महेंद्र ने बिहारी के पुराने और परिचित नौकर से पूछा, मज्जू, बाबू कब गए हैं बाहर? मज्जू ने कहा, उन्हें तो गए 4-5 दिन हो गए बाबू साहब, पछां की तरफ कहीं हवा बदलने गए हैं। सुनकर महेंद्र के जी में जी आया। उसने सोचा, अब यहीं पड़कर सो रहूं, रात भर कहाँ घूमता फिरूंगा। इसके बाद वो ऊपर जाकर बिहारी के कमरे में कोच पर पड़ रहा और पड़ते ही उसे नींद आ गई। महेंद्र ने जिस रात को बिहारी के घर आकर उपद्रव मचाया था, उसके दूसरे ही दिन बिहारी ये तय किए बगैर कि कहाँ जाना है, पश्चिम की तरफ रवाना हो गया था। उसने सोचा कि यहाँ रहने से मित्र के साथ किसी दिन उसका संघर्ष ऐसा भीभत्स हो उठेगा कि फिर वो जीवन भर के लिए अनुपता का कारण बन जाएगा। इसीलिए वो कलकत्ता छोड़कर ही चला गया। दूसरे दिन महेंद्र की जब आँख खुली, तब दिन के 11 बज चुके थे। उठते ही सामने की तिपाई पर उसकी नज़र पड़ी। देखा कि विनोदिनी के हाथ का लिखा बिहारी के नाम का एक लिफाफा पत्थर के पेपर वेट के नीचे दबा रखा है। चट से उसने लिफाफा उठा लिया। देखा कि अब तक वो खोला नहीं गया है। प्रवासी बिहारी के लिए वो तिपाई पर पड़ा इंतजार कर रहा था। कांपते हुए हाथों से महेंद्र जल्दी से उसे खोलकर पढ़ने लगा। यही चिट्ठी विनोदिनी ने अपने गांव से बिहारी को लिखी थी और अभी तक इसका उसे कोई जवाब नहीं मिला था। चिट्ठी का प्रत्येक अक्षर महेंद्र को बिच्छू की तरह डंक मारने लगा। बचपन से बिहारी महेंद्र के अंतराल में ही बड़ा था। संसार में स्नेह प्रेम के नाम पर महेंद्र देवता का सूखा निर्माल्य ही अब तक उसके भाग्य में बदा था। आज महेंद्र स्वयं प्रार्थी है और बिहारी है विमुख। फिर भी महेंद्र को धकेल कर विनोदिनी ने इस अरसिक बिहारी को ही वरण किया। महेंद्र की भी विनोदिनी को 2-4 चिट्ठियां मिली हैं, किंतु बिहारी की इस चिट्ठी के आगे वो नितांत कृत्रिम है। सिर्फ बेवकूफ़ों को बहलाने की कोरी छलना है और कुछ नहीं। फिर उसे विनोदिनी की उस व्यग्रता की याद उठाई जो उसने गांव से चलते वक्त डाकखाने को अपने नए पते की सूचना दिलाने के लिए प्रकट की थी, और तब उसके कारण का भी उसे पता लग गया। विनोदिनी आज अपने संपूर्ण प्राण मन से प्रति क्षण बिहारी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है। पूर्व प्रथा के अनुसार मालिक की अनुपस्थिति में भी बज्जू नौकर ने महेंद्र के लिए चाय बनाई और बाजार से जलपान ले आया। महेंद्र नहाना निपटाना भूल गया। गरम बालू पर पथिक जैसे जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ चलता है, महेंद्र उसी तरह क्षण क्षण में विनोदिनी की ज्वालामय चिट्ठी पर जल्दी जल्दी आंखें फेरने लगा। मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगा, विनोदिनी से अब वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। किंतु उसे ऐसा लगने लगा कि और 2-1 दिन विनोदिनी को बिहारी की चिट्ठी नहीं मिली
तो वो ज़रूर यहाँ आकर पता लगाने की कोशिश करेगी और तब जब हाल जानकर संतोष कर लेगी। इस संभावना से महेंद्र का मन बेचैन हो उठा। महेंद्र ने चिट्ठी जेब में रख ली और शाम से कुछ पहले वो पटल डांगा के मकान में उपस्थित हुआ। महेंद्र की मलिन दशा देखकर विनोदिनी को दया आ गई। वो समझ गई कि महेंद्र कल रात को घर न जाकर रात भर शायद इधर उधर फिरता रहा है। उसने पूछा, कल रात को घर नहीं गए थे क्या? नहीं, विनोदिनी ने व्यस्तता के साथ कहा। अब तक कुछ खाया पिया भी नहीं क्या? इतना कहते हुए सेवा परायणा विनोदिनी उसी क्षण भोजन का प्रबंध करने को तैयार हो गई। रहने दो, मैं खा आया हूँ। कहाँ खाए? बिहारी के घर। क्षण भर के लिए विनोदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। क्षण भर निरुत्तर रहकर अपने को संभालते हुए उसने कहा, बिहारी लाला जी अच्छे तो हैं? महेंद्र ने कहा, हाँ, अच्छा ही है। पछां की तरफ हवा बदलने चला गया है। महेंद्र ने ये बात ऐसे कही जैसे बिहारी आज ही रवाना हुआ हो। विनोदिनी का चेहरा और एक बार पीला पड़ गया और फिर उसने अपने को संभालते हुए कहा, ऐसे चंचल आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं। हमारी सब बातें उन्हें मालूम हो गईं। मालूम होता है बहुत नाराज थे क्या? महेंद्र ने कहा, नहीं तो ऐसी असहाय गर्मी में क्या शौक से कोई पश्चिम घूमने जाता है? विनोदिनी ने कहा, मेरे विषय में कुछ कह रहे थे क्या? महेंद्र बोला, कहने को क्या था, ये लो बिहारी की चिट्ठी। इतना कहकर विनोदिनी के हाथ में चिट्ठी देकर महेंद्र तीव्र दृष्टि से उसके चेहरे का भाव देखने लगा। विनोदिनी ने जल्दी से चिट्ठी ले ली। खुली हुई चिट्ठी थी और लिफाफे पर उसी के हाथ का बिहारी का पता लिखा हुआ था। उसने लिफाफे में से चिट्ठी निकाल कर देखी, उसी की लिखी हुई चिट्ठी है। उलट पुलट कर देखने लगी, किंतु कहीं भी बिहारी के हाथ का लिखा हुआ कोई जवाब उसे नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर चुप रहकर विनोदिनी ने महेंद्र से पूछा, ये चिट्ठी तुमने पढ़ ली है? विनोदिनी के चेहरे का भाव देखकर महेंद्र के मन में भय का संचार हुआ। वो झट से झूठ कह बैठा, नहीं तो। विनोदिनी ने चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को भी रत्ती रत्ती फाड़ कर खिड़की से नीचे फेंक दिया। महेंद्र बोला, मैं घर जा रहा हूँ। विनोदिनी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। महेंद्र ने कहा, तुम जैसा चाहती थी मैं वैसा ही करूँगा। 7 दिन मैं अपने घर ही रहूँगा। कॉलेज जाते वक्त रोज़ एक बार यहाँ की देखभाल करके खेमी को समझा जाया करूँगा। तुमसे मिलकर मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। विनोदिनी को महेंद्र की कोई बात सुनाई दी या नहीं कौन जाने, किंतु उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो खुली हुई खिड़की के बाहर अंधेरे आकाश की ओर देखती रही। महेंद्र अपना सामान लेकर चलता बना। विनोदिनी सूने कमरे में बहुत देर तक जड़ सी बैठी रही और अंत में अपने को मानो जी जान से सचेतन करने के लिए छाती की चोली फाड़ कर अपने आप को निष्ठुरता के साथ पीटने लगी। आवाज़ सुनकर खेमी दौड़ी आई और बोली, बहू जी, ये क्या कर रही हो? तू जा यहाँ से, कहकर गरजते हुए विनोदिनी ने खेमी को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जोर से किवाड़ बंद करके दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर जमीन पर लौट कर वो वाणाहत जंतु की तरह आर्त स्वर में रोने लगी। इस तरह विनोदिनी अपने को छत विछत करके मुक्त वातायत के नीचे सारी रात मूर्छित सी पड़ी रही। सवेरे कमरे में सूर्यालोक प्रवेश करते ही सहसा उसे संदेह हुआ, बिहारी अगर न गया हो तो? महेंद्र ने अगर उसे भरमाने के लिए झूठ कहा हो? उसी क्षण उसने खेमी को बुलाकर कहा, खेमी, तू अभी जा, बिहारी लाला जी के घर जाकर पता लगा कर आ कि वो कहाँ हैं। खेमी ने घंटे भर बाद वापस आकर कहा, बिहारी बाबू के घर के तो सब दरवाजे जंगले बंद थे। दरवाज़ा खटखटाने पर नौकर ने भीतर से ही कहा, बाबू घर में नहीं है, पश्चिम की तरफ घूमने गए हैं। विनोदिनी के मन का संदेह दूर हो गया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए आँख की किरकिरी का अगला भाग।